जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। आज हम अपनी क्लास में मॉडल पेपर नंबर टू जो है वो पेपर नंबर टू जो है वो हल करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और एजुकेशन की प्रिपरेशन के साथ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। सबसे पहला सवाल है कि हायर एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। हाँ जी, हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो कब कायम किया गया। हायर एजुकेशन कमीशन जो पहले पहले था, ये इसका पुराना नाम जो था यूजीसी था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। और 2002 में उसको हायर एजुकेशन कमीशन का दर्जा दिया गया। और बाज़ औक़ात ये भी पूछा जाता है कि इसके पहले चेयरमैन कौन थे, तो वो डॉक्टर अताउर रहमान जो थे वो इसके पहले चेयरमैन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। कन्फर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन द जॉब इज़ मेड when he or she is completes satisfactorily। इसको प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है कि जब एक नया एम्प्लॉय जो है वो उसको रिक्रूट किया जाता है, तो उसका प्रोबेशन पीरियड होता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री अपनी सर्विसेज अंजाम देने के काबिल है, तो उसके बाद में उसकी कंफर्मेशन की जाती है, यानी कि उसको परमानेंट करने का चांस होता है, ठीक है। तो ये प्रोबेशन पीरियड जो है वो 3 साल पीरियड होता है, 3 years सर्विस का पीरियड होता है। रिसर्च डिज़ाइन, गौर से सुनना है, इन विच एफर्ट इज मेड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, और फैक्टोरियल क्या होती है। टाइम सीरीज को आप ज़रा साइड पर रखें। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जब आप किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल पर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या कर रहे होते हैं, इफेक्ट मालूम कर रहे होते हैं। फिर उसके आगे डिफरेंट जो है वो डिज़ाइंस भी है। उनमें से एक डिज़ाइन है फैक्टोरियल डिज़ाइन। फैक्टोरियल डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन होता है कि जब क्या होता है, आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक नहीं होता, वो उससे ज़ायद होते हैं। यहाँ पे भी आप वेरिएबल्स का एक दूसरे पर इफेक्ट नोट कर रहे होते हैं, लेकिन फैक्टोरियल डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें क्या होता है, आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो दो या उससे ज़्यादा होते हैं, मोर देन वन होते हैं। सो ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जब वो फैक्टोरियल डिज़ाइन कहलाता है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, दो या उससे ज़्यादा, यानी कि मोर देन वन। तो ऐसे ये रिसर्च डिज़ाइन की किस्म है, ठीक है। तो इसको फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा जाता है। A study in which an attempt is made to determine the current status of the population with respect to more variables on the basis of data collected from the members of the population is called। बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, मतलब ये है कि आप पॉपुलेशन से क्या करते हैं या सैंपल से क्या करते हैं, करंट स्टेटस यानी कि हालिया चीज़ों के बारे में उनकी राय दरियाफ्त करते हैं, और आपने उसके लिए बाकायदा डिफरेंट किस्म के वेरिएबल या बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होते हैं। तो ऐसा मेथड जो है वो सर्वे स्टडी कहलाता है। यानी कि फ़र्ज़ करें अभी इलेक्शन हुए हैं, तो आप सर्वे करते हैं कि अभी आप क्या समझते हैं, कौन सी पार्टी विन कर सकती है, क्या क्या कोई डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट मल्टीपल क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं। तो करंट स्टेटस के बारे में ये राय लोगों की इकट्ठी करना, हालिया हालात वाक़यात के बारे में जानना, ये सर्वे स्टडी कहलाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज डिवेलप्ड बाय, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वही थ्योरी है जिसको हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये उसकी लास्ट या हाईएस्ट स्टेज है, ठीक है। इसको अब्राहम मैस्लो ने पेश किया था। उसके बाद द टर्म ब्यूरोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऊपर जो 5 नंबर सवाल है उसमें आपको पता होना चाहिए कि एडलर ने सोशल अर्जिस की थ्योरी पेश की थी, मैकडोगल ने इंस्टिंक्ट की थ्योरी पेश की थी, और फ्राइड ने साइकोएनालिसिस का नजरिया पेश किया था। तो ये भी बात जो यूज़फुल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाय द वे। एनीवेज 6 नंबर सवाल है, द टर्म ब्यूरोक्रेसी जो है ये मैनेजमेंट का स्टाइल है, जिसको मैक्स वेबर ने पेश किया था। आपने इसको देखना है, मैक्स वेबर जो कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जिनको कहा जाता है। डिसीजंस आर मेड बाय द लीडर आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सेलेक्टेड कलीग्स। हाँ जी, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक मॉडल। डेमोक्रेटिक मॉडल ये होता है कि आप लोगों से मशवरा करके, उनकी ओपिनियन लेके, शेयरिंग करके, उनसे रजामंदी लेके, कंसेंसस डेवलप करके उनसे राय लेते और फिर बाद में फैसला करते हैं। तो ये एक जमहूरी रवैया या डेमोक्रेटिक मॉडल कहा जाता है। द टीचर हु इज़ प्रैग्मेटिस्ट सीज हिमसेल्फ मेनली एज अ। प्रैग्मेटिज्म टीचर जो है वो क्या करता है, प्रैग्मेटिस्ट जो टीचर होता है वो फैसिलिटेट करता है,
क्योंकि ये ऐसी फिलॉसफी है जो स्टूडेंट्स ओरिएंटेड है। तो मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड फैसिलिटेटिंग, ये फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उनको मोटिवेट करता है और बच्चे काम करते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, अडॉप्टेड बाय, सही और खता का नज़रिया, ट्रायल एंड एरर, ये थॉर्नडाइक ने पेश किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने इस तरह लॉज ऑफ लर्निंग भी थॉर्नडाइक ने पेश किए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये दो सवाल बहुत अहम है थॉर्नडाइक के हवाले से, कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी उसने पेश की थी और लॉज ऑफ लर्निंग भी उसने पेश किए थे। सवाल नंबर 10 है, रिसर्चर नीड्स टू बी फेमिलियर विद दीज 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनमें जनरल रेफरेंसेस, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी रिसोर्सेज जो है वो शामिल हैं, जहाँ से वो डाटा कलेक्शन करते वक्त इन चीज़ों को कंसीडर करता है कि कौन कौन से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से डाटा कलेक्ट करना उसके लिए ऑथेंटिक है और दुरुस्त है, सही है, वैलिड है। अ रिलेटिवली ब्रीफ स्टेटमेंट समराइजिंग द पर्पस ऑफ द स्कूल, बहुत मुख्तसर समराइजिंग वे में, इख्तसार के साथ स्कूल के पर्पस को, यानी कि आप अपने स्कूल को कहाँ लेने जाना चाहते हैं, आपके स्कूल के जो विज़न क्या है उसको कहते हैं मिशन स्टेटमेंट। यानी कि आपका स्कूल में भी अगले कुछ सालों में, कुछ अर्से में कहाँ पे खड़ा होगा, कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, तो ये आपका मिशन है और इस स्टेटमेंट को मिशन स्टेटमेंट कहा जाता है। द शेयर्ड परसेप्शंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कूल एंड ऑफ इट्स मेंबर्स। शेयर्ड परसेप्शन, शेयर्ड परसेप्शन वो चीज़ जो स्कूल में हम परसीव कर सकते हैं, नज़र आ सकती है, जिसको स्कूल ऑफ़र कर रहा होता है, तमाम तर जो भी उसके डिसिप्लिन हो गया, मैटर हो गए, उनकी एक्टिविटीज़ हो गई, या पूरे ओवरऑल इन्वायरमेंट है, वो किस किस्म की सर्विसेज फराम कर रहा है, क्या कुछ है, तो उस पूरे इन्वायरमेंट को हम स्कूल से रिलेटेड जो भी वो सर्विसेज दे रहा है उसको स्कूल कल्चर कहेंगे। मोस्ट ऑफ आवर क्लासरूम असेसमेंट्स आर, हमारी कसीर तादाद में जो क्लासरूम असेसमेंट होते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। फॉर्मेटिव का मतलब है जब हम पढ़ा भी रहे होते हैं, पढ़ाने के दौरान बच्चों से सवाल भी कर रहे होते हैं, चाहे वो वर्बली कर रहे होते हैं, चाहे वो ओरली कर रहे होते हैं, या स्कूल में बहुत सारे टेस्ट भी ले रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग द सेशन हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वो फॉर्मेटिव होते हैं। द प्रोसेस, सॉरी 14 सवाल नंबर है, द टेस्ट विच इज़ टेकन टू कीप स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर कोर्स, प्रोग्राम और क्लास, ऐसा टेस्ट या ऐसी असेसमेंट जो इस मकसद के लिए की जाती है कि बच्चे को कौन से क्लास में, कौन से लेवल और कौन से ग्रेड में जगह देनी है, जगह देनी है। ठीक है, बच्चे का कितना मेयार है, कितना कैलिबर है। आप बच्चे को एडमिट कराने जाते हैं, आप समझते हैं कि ये 4थी क्लास में बैठेगा, 4th ग्रेड में बैठेगा, लेकिन वो उससे एक टेस्ट लेते हैं तो उसके उनके हिसाब से मे भी वो 3 ग्रेड में बैठने के काबिल। तो एक ऐसी असेसमेंट जिसमें या वो उन्होंने कोई सेक्शन बनाए हुए हों डिफरेंट क्लासेस में कि इस कैलिबर के लोग इधर होंगे, इसके, तो वो डिफरेंट हिसाब से हर कोई ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो इस बात का तयन करना है कि किस ग्रेड में, किस क्लास में, किस लेवल में जो है बच्चे को प्लेसमेंट करनी है, उसको जगह देनी है, उसको बिठाना है, तो इस किस्म का टेस्ट जो प्लेसमेंट टेस्ट या प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है। 15 नंबर सवाल है, द प्रोसेस क्वान्टिफाइंग, क्वान्टिफाई एक मकदारी पहलू है जो क्वांटिटी यानी कि मकदार को बताता है। द ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ अ लर्नर इन क्लासरूम, क्लासरूम में आपने बच्चे की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया, जिस तरह भी ऑब्जर्व किया, लेकिन उसको क्वांटिफाई किया, उसको नंबर दिए, 25/50 दिए, 30/50 दिए, 45/50 दिए, 48 जो भी दिए, तो ये क्वांटिफाइंग का अमल जो है, दिस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। आपने उसकी पैमाइश की और आदाद में जो है वो आदाद शुमार में उसकी परफॉर्मेंस को नोट किया, क्वांटिफाई किया। रियलिस्ट मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस वुड एम्फसाइज, रियलिज्म की जो फिलॉसफी है वो किसने पेश की थी, वो एरिस्टोटल ने पेश की थी। ठीक है, दैट वाज अगेंस्ट द प्लेटोस आइडियलिज्म की फिलॉसफी। अब वो जो रियलिज्म की फिलॉसफी है वो इंडक्टिव इन नेचर है, जो ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है, जो प्रूफ पे, जो एविडेंस पे, साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग पे बेस करती है। तो उसका जो रियलिस्ट का इंस्ट्रक्शन स्टाइल है, दैट शुड बी सपोर्टेड बाय द वर्ड, सपोर्टेड बाय द पिक्चर्स, डायग्राम्स एंड थिंग्स, यानी कि जो चीज़ कही है आप उसको प्रूफ देंगे कि उनकी पिक्चर्स दिखा सकते हैं, उनका डायग्राम या वो चीज़ जो ऑब्जेक्ट आपको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इंडक्टिव इन नेचर है, वो प्रूफ या एविडेंस पे, साइंटिफिक थिंकिंग पे बिलीव करते हैं। schools where students have a positive voice in a governance and discipline matters probably lead philosophically towards, हाँ जी, आप बच्चों को ये चॉइस दे रहे हैं कि वो स्कूल या क्लासरूम के मैटर्स में उनकी आवाज़, उनकी पसंद, उनकी नापसंद या उनकी इंटरेस्ट जो है वो सामने रखे जाएंगे,
या गवर्नेंस या डिसिप्लिन के मैटर्स में जो भी है वो उनकी राय जो है वो अहमियत इख्तियार करेगी। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी जो अप्रोच है दैट इज़ प्रैग्मेटिज्म, जो कि एक चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी है, जो कि जॉन डेवी की अप्रोच है, जो कि स्टूडेंट सेंटरनेस को या फ्रीडम को या डेमोक्रेटिक अप्रोच को जो है वो फेवर करती है। द टिपिकल मैचिंग आइटम आर लिमिटेड टू द मेजरमेंट ऑफ, दोबारा सवाल सुने, द टिपिकल मैचिंग आइटम आर लिमिटेड टू द मेजरमेंट ऑफ। यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ की? कॉलम मैचिंग की। जब हम टेस्ट लेते हैं तो कॉलम मैचिंग में हम क्या कर रहे होते हैं? एक तरफ एक किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है, दूसरी तरफ उससे मुतल्लिका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ एसोसिएट करना होता है हमने। कॉलम मैचिंग में हम यही करते हैं कि एक फैक्ट को, एक चीज़ को उससे मुतल्लिका दूसरी चीज़ से क्या करना होता है? एसोसिएट करना होता है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एसोसिएशन, कि इसका एसोसिएशन इस फैक्ट की जो रिलेशन है वो किससे बनता है, तो इसको कहते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एसोसिएशन, कि इस फैक्ट के साथ कौन सा दूसरी चीज़ जब एसोसिएट करेगी या इससे मुतल्लिका कौन सी चीज़ इसे एसोसिएट करती है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आर यूज्ड। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? जिसमें नो स्टूडेंट्स अचीवमेंट अगेंस्ट सर्टन क्राइटेरिया, इसमें एक ऐसा मेयार सेट किया जाता है, क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि वो इसमें बच्चों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है उसी को माना जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है, उसको एबल या काबिल तस्वर कर लिया जाता है। द स्टेज इन विच चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू सेंस एंड एक्शन, ये पियाजे की थ्योरी का सवाल है। अब देखिए, सवाल की स्टेटमेंट खुद ही बता रही है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है शुरू में, सेंसेस, जो हवा से खमसा अल्लाह ताला की ज़ात ने, कुदरत ने उनसे माला माल किया होता है, वो उनको यूटिलाइज करता है। तो इसी वजह से उसका नाम सेंसरी मोटर स्टेज है, कि उसके पास पहले से ना उसने कोई ट्यूशन पढ़ के आना होता है, ना उसने कुछ अपना उसका एम्पिरिकल इतना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ना उसके पास कोई शुरू में नॉलेज होता है, ना उसने कोई क्रिटिकल या क्रिएटिव थिंकिंग की सलाहियत, तो कुछ भी नहीं होता उसके पास सिर्फ सेंसरी स्किल्स होती हैं, तो उनसे वो परसीव करता है। सो ये स्टेज जो वो सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है, वो सेंसेस को यूटिलाइज करता है, वो सिर्फ देखता है, छूता है, सुनता है, चखता है, वगैरह वगैरह। थिंकिंग विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग वन करेक्ट आंसर, वन करेक्ट आंसर का कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस में से बहुत सारे आपके पास चॉइसेस हैं, आपने एक का इंतखाब करना है, तो आपने एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है, एक चीज़ पर आना होता है। जिस तरह अभी आप कोई MCQ सवाल कर रहे हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे होते हैं, आपने फैसला करना होता है कि एक जवाब दुरुस्त कौन सा है। बहुत सारी मिसालों में हम डेली लाइफ में कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपने 10 किस्म के ड्रेसेस देखे आपने एक का इंतखाब करना है, तो उस वक्त भी आप कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे होते हैं। आपने किसी जगह पर जाना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ऑटो के ज़रिए जा सकते हैं, आप बाइक के ज़रिए जा सकते हैं, आप किसी सर्विसेज को हायर कर सकते हैं, बहुत सारे गाड़ी से जा सकते हैं। तो जो भी आप डिसाइड करेंगे वो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है। इस तरह डेली लाइफ में हम इवन कि आप खाना भी चाहें, किसी होटल पे जाते हैं, आपने क्या खाना है तो लिस्ट पूरी सामने आ जाती है, तो आप उसमें जो चूज़ कर लेते हैं दैट इज़ कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो जब भी हम एक बहुत सारी चॉइसेस में एक का फैसला करते हैं तो वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। जबकि डाइवर्जेंट क्या होती है? किसी एक चीज़ के बारे में, इशू के बारे में, मसले के बारे में बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को सोच लेना, कि एक चीज़ डिफरेंट मल्टीपल वेज में कैसे कैसे सॉल्व हो सकती है, या एक मंजर तक डिफरेंट अदर वे से कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है, तो ये एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। लॉजिकल थिंकिंग का ताल्लुक सीक्वेंस की थिंकिंग के साथ होता है, जबकि क्रिटिकल थिंक एक तनकीदी या एक किस्म की यानी कि ओपिनियन बेस्ड जो है वो थिंकिंग कहलाती है। ठीक है, और इस तरह क्रिएटिव थिंकिंग जो है उसका ताल्लुक नोवेलिटी के साथ होता है, ये उसका कीवर्ड है, नोवेलिटी, यानी कि न्यू आइडियाज़ को प्रोड्यूस करना। द मोटिवेशन विच इन्वॉल्व टू डू समथिंग ऑब्टेन समथिंग एल्स, आपकी वो टाइप ऑफ मोटिवेशन जब आप किसी और चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, यानी कि आप इसलिए मोटिवेटेड है कि आपने जॉब हासिल करनी है, आप इसलिए मोटिवेटेड हासिल है कि आपने कोई प्राइज़ विन करना है, आपने ट्रॉफी विन करनी है, आपने कोई ऐसी चीज़ है, कैश प्राइज़ विन करना है, या आपने क्लैपिंग लेनी है, आपने दाद लेनी है, अप्रिसिएशन लेनी है, गिफ्ट जो भी है, तो इन्वायरमेंटल जो होती है, तो ऐसी चीज़ जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाती है। इन मैनेजमेंट द फैक्टर दैट कैन नॉट बी एम्पिरिकली मेजर्ड, ऑब्जर्व्ड और एनालाइज्ड,
मैनेजमेंट में वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम ना भी देख सकते हैं, ना उसको एनालाइज कर सकते हैं, ना कैलकुलेट, कुछ भी नहीं कर सकते। सो दैट इज़ रिस्क। हम स्टाफ अपनी मर्जी से रख सकते हैं, बजट हमारे पास हो सकते हैं, हम उनको मोटिवेट करने के लिए 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो अभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो फ्यूचर में पॉलिसी चेंज हो सकती है, कोई और ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, वो बाद में आएंगे, तो आप उनको अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। मेन ऑब्जेक्टिव्स डेवलपिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर क्लास 1 to 2 वाज। इंटीग्रेटेड करिकुलम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? अब इंटीग्रेटेड करिकुलम ऐसा करिकुलम होता है जिसमें डिफरेंट मल्टीपल फील्ड्स ऑफ नॉलेज को या डिसिप्लिन को मर्ज कर दिया जाता है, इतना मर्ज कर दिया जाता है कि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो वो लॉस्ट हो जाती है, मिक्स हो जाते हैं सारे सब्जेक्ट। तो बहुत सारी किताबें जब बननी थी तो वो एक ही बन जाती है, तो इससे क्या होता है, कुतब की तादाद में कमी आ जाती है, जिससे बस्ते का वजन कम हो जाता है। सो इट रिड्यूसेस द बस्ता लोड। इफ पोजीशन ऑफ द पर्सन चेंजेस, एक बंदे की पोजीशन चेंज हुई है बट सैलरी, ग्रेड एंड अदर प्रिविलेजेस रिमेन द सेम, तो सोशल मोबिलिटी कौन सी होगी? यानी कि एक बंदे ने, फर्ज कर एक बंदे उसकी जॉब है, पहले भी 14वें स्केल पे था, अब भी 14वें स्केल पे, लेकिन वो एक से दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया है या एक से दूसरे स्कूल में चला गया है, लेकिन उसका ग्रेड भी वही है, उसके अलाउंसेस भी वही मिल रहे हैं, तो सब कुछ सेम है। तो जब सब कुछ सेम है तो वो हॉरिजेंटल है। हाँ, अगर उसकी प्रमोशन हो जाती तो फिर जो वर्टिकल हो जाता, वो फिर ऊपर चला जाता। फर्ज करें उसका स्केल बढ़ जाता है, जब स्केल बढ़ता है तो फिर उसकी अलाउंसेस भी बढ़ जाते हैं, फिर और डिफरेंट अदर बेनिफिट्स भी बढ़ जाते हैं, तो वर्टिकल। लेकिन अगर सेम है, वो इक्वल जगह पे ही गया है, बराबर ही गया है, तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल। बेसिक रिसर्च का ताल्लुक किससे होता है? थ्योरी डेवलपमेंट के साथ होता है। बेसिक रिसर्च हमने पढ़ा है, ये एक लेबॉर्ट्री अप्रोच होती है जिसमें कंट्रोल जो वो टाइट होता है, और इस पर जो रिसर्च करने वाले होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, और ये किसके लिए की जाती है? थ्योरी डेवलपमेंट के लिए की जाती है। विच इज़ नॉट क्वान्टिटेटिव अप्रोच। हाँ जी, क्वान्टिटेटिव अप्रोच देखें, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वान्टिटेटिव अप्रोच है। आपके पास फॉर्म होता है, आपने एक डिफरेंट स्केल्स बनाए होते हैं, वो स्केल्स के ऊपर लोगों को ओपिनियन कैलकुलेट करते हैं और उनको नंबर देते हैं, 1 2 3 4 लिकर स्केल बना लेते हैं आप, बहुत से और स्केल बना लेते हैं, ठीक है। कोरिलेशन की जो रिसर्च है उसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाउंड आउट किया जाता है। वो क्या होता है? वो आपका +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, इसके दरमियान भी हो सकता है, तो ये भी क्वान्टिटेटिव है। कॉजल कंपैरेटिव भी, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी क्वान्टिटेटिव है। लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च की किस्म है, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं है। ये वर्ड्स में होती है, ये इमेजेस में हो सकती है, ये पिक्चर्स में हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये आदाद व शुमार में इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते आप। तो ये बेसिकली क्या है? क्वालिटेटिव इन नेचर है। विच थ्योरी स्टेट्स दैट लर्निंग टेक्स प्लेस एज ए होल। गेस्टाल्ट की थ्योरी ये कहती है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि होल जो है उसका तस्वर और होता है। होल से मुराद ये है कि आप टोटल सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, तो आपके अंदर एक विजन क्रिएट होता है, बसीरत, या इसी को इंसाइट थ्योरी भी कहते हैं। इंसाइट यानी कि जब आप टोटलिटी को, तमाम हालात व वाक़यात को सामने रखकर आपके अंदर एक विजन क्रिएट होता है, इंसाइट और बसीरत क्रिएट होता है, उसी को सामने रखकर आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी। अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मेजरिंग स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ आर द अदर करेक्टरिस्टिक्स। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट जिसमें कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज यानी कि ख़ास या मखसूस सलाहियतों को आप देखना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन के लिए होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट, बच्चे ने, आपने जब पढ़ाया तो बच्चे को कितना अचीव हुआ, उसने कितना सीखा है। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है शख्सी औसाफ या ट्रेड्स के बारे में हो सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक जहनी इस्तेदाद या सलाहियतों के बारे में जानना, दिस इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है? जब आप क्या हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, स्किल्स या बिहेवियर सीखते हैं, सारा कुछ करते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। सवाल नंबर 31 है, विच इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो रिसर्च बाय मेथड है, और बाकी जो रिसर्चेज है वो रिसर्च बाय पर्पज़ है। विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की किस्म नहीं है। काइंडली ज़रा सवाल को गौर से सुनना है।
टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ये रिलायबिलिटी की किस्म है। इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी है, जब दो एक जैसे फॉर्म बनाए जाते हैं या पेपर्स बनाए जाते हैं इक्वल जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल के। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी भी उसी की किस्म है, जब आप क्या करते हैं एक ही पेपर को दो हिस्सों में तकसीम करके उनका जो है वो एसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं। टेस्ट रीटेस्ट में आप क्या करते हैं, एक टेस्ट को पहले कंडक्ट किया, उसी को फिर उसी सैंपल पर बाद में फिर कंडक्ट कर लिया, तो ये लेकिन कंटेंट बेस्ड रिलायबिलिटी नहीं होती, कंटेंट बेस्ड वैलिडिटी होती। इसको हम कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। तो कंटेंट बेस्ड रिलायबिलिटी कभी नहीं होती, तो ये रिलायबिलिटी की किस्म नहीं है, ये वैलिडिटी की किस्म है। द स्कोर विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ऐसा स्कोर जो बार बार डाटा में है उसको मॉड कहते हैं। मीडियन जो होता है मिडिल पॉइंट होता है। आप जब डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में रखते हैं, दरमियान वाली वैल्यू मीडियन कहलाती है, ठीक है। मीन जो होता है वो एवरेज होता है, तमाम वैल्यूज़ की उनकी तादाद पर तकसीम करते हैं तो मीन आ जाता है। मॉड होता है अब डाटा स्कोर्स है, डिफरेंट बच्चों के स्कोर है, तो उसमें एक ऐसा कोई स्कोर होगा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार, यानी कि ऐसा नहीं है कि 2 बार 3 बार नहीं, हो सकता है कोई स्कोर ऐसे हो जो 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन कोई ऐसा स्कोर है जो 4 बार, तो 4 बार जो होगा वो मॉड होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड। एवरेज जो होता है वो मीन ही कहते हैं उसको, तो उसका दूसरा ऑप्शन पूरा करने के लिए उन्होंने इधर एवरेज लिख दिया। इंटेलेक्ट जो है इसका मतलब थिंकिंग की स्किल्स के साथ होता है। Montessori method is based by, introduced by डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी ने मोंटेसोरी मेथड पेश किया था। बहुत आसान सवाल है। ऑब्जेक्टिव्स इन मेंटेनिंग स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड को क्यों सॉरी जो है वो क्या रखा जाए, स्कूल रिकॉर्ड में आपके तमाम तर स्कूल रिकॉर्ड आ जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो, चाहे वो बजट का रिकॉर्ड हो, चाहे वो स्टॉक का रिकॉर्ड हो, इवन आपके बच्चों का रिकॉर्ड हो, उनके रिजल्ट्स का रिकॉर्ड हो, जो भी है, ठीक है। तो उसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज़ इम्प्रूव क्लासरूम टीचिंग, बच्चों की क्लासरूम की टीचिंग को प्रमोट करने के लिए, तो इसको आपने ऐसे ही फॉलो करना है। अफेयर इन विच सोर्सेज ऑफ फेयर इज़ वेग, वेग कहते हैं मुबहम, यानी कि आपको समझ नहीं आ रही होती क्या है। एक ऐसे खौफ की किस्म जिसमें इबहाम का शिकार है कि पता नहीं मसला क्या है, इबहाम का शिकार है। जेलसी, जेलसी में आपको पता होता है आप किसके साथ जेलस है या किसी की खसूसियत के साथ जेलस है, तो वो क्लियर होता है। क्यूरियोसिटी के बारे में भी आपको पता होता है कि आप किस तजस्सुस में, किसकी खोज में। एंगर भी किसी के साथ क्लियर होता है कि किस बंदे से या किस वजह से एंगर है। लेकिन एंग्जाइटी एक ऐसी किस्म है, स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें आप इस कदर या इस तरह से परेशान होते हैं जिसमें आप डिटर्मिनेशन भी नहीं कर सकते कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। तो इसमें एक मुबहम सी सूरत हाल है, एक मिक्स की सूरत हाल है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं। एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ लर्निंग, स्ट्रक्चर्ड सीरीज बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में कंटेंट को प्लान किया गया है और एक्सपीरियंसेस यानी कि उस कंटेंट को शामिल किया गया है, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, वो करिकुलम का हिस्सा होते हैं। तो उस पूरे अमल को, तमाम तर सीरीज़ को और उनके एक्सपीरियंसेस को करिकुलम ही कहा जाता है, ठीक है। करिकुलम इज़ द सम ऑफ टोटल सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस या एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्निंग, ठीक है। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस भी हैं। इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन में कॉम्प्रहेंशन दूसरे दर्जे पर है। नॉलेज होता है पहले, दूसरे नंबर पर कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब भी क्या है, अंडरस्टैंडिंग, समझना। नॉलेज में आपके पास इन्फॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग में आप उसको जानते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसका मीनिंग जानते हैं। तो इसी का मतलब होता है द एबिलिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, कि आप उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन जो है उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं, उसका मीनिंग भी जानते हैं, उसका मतलब भी जानते हैं, तर्जुमा भी जानते हैं, मफहूम भी जानते हैं। विच थ्योरी ऑफ लर्निंग स्टेट्स दैट लर्निंग टेक्स प्लेस एज ए होल। अब ये दोबारा सवाल आ गया है, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा पता ये खेला है कि पहले गेस्टाल्ट का लफ्ज़ दिया, अब इसी थ्योरी को जो कि थ्योरी ऑफ इंसाइट भी कहा जाता है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, इंसाइट का लफ्ज़ दे दिया। तो एक ही बात है, लर्निंग टेक्स प्लेस एज ए होल जो है वो गेस्टाल्ट थ्योरी या इंसाइट। अब देखिए दोनों नहीं है, एक लफ्ज़ है, ठीक है। तो जो आएगा वो ठीक है, चाहे गेस्टाल्ट आ जाए चाहे इंसाइट आ जाए। डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इन एन इंडिविजुअल इज एम्फेसाइज थ्रू गाइडेंस और काउंसलिंग में फ़र्क ये है, गाइडेंस ओपन होती है, हमेशा सबके लिए होती है, वो ग्रुप में होती है, ठीक है, गाइड। लेकिन जब भी इंडिविजुअल की बात आती है, याद रखिए वो काउंसलिंग होती है। आप किसी इंडिविजुअल के अंदर उसको समझा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि, या उसको काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, जो भी है,
तो वो इंडिविजुअल की जब भी बात होती है इसका ताल्लुक जो है वो काउंसलिंग के साथ होती है। एक बड़ा ही प्रिसाइज किस्म का स्पेसिफिक एक राजदाराना और प्रोफेशनल किस्म का जो है वो अप्रोच है काउंसलिंग, जिसमें इंडिविजुअल से आप क्या करते हैं, उसको उसको कोच करते हैं, जो उसको ट्रेन करते हैं, जो उसको गाइड करते हैं। विच टाइप ऑफ काउंसलिंग इज़ वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट इन एलिमिनेटिंग सोशल मेल एडजस्टमेंट। मेल एडजस्टमेंट का मतलब होता है आप कहीं एडजस्ट नहीं कर रहे या नामुवाफिक सूरत हाल है, तो आप किस किस्म की करेंगे, दैट इज़ साइकोलॉजिकल जो है वो सॉरी क्या नाम है काउंसलिंग की इस दौरान जो है वो ज़रूरत होती है। द इवेल्यूशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज इज बेस्ड ऑन इवेल्यूशन। अब देखिए सादा सा सवाल है, इवेल्यूशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज। आपने किसी को क्या कर दिया है, मशवरा दिया है, आपने कोई काउंसलर है उन्होंने अपने क्लाइंट को क्या दिया है, गाइड किया है, मशवरा दिया है, तो साहब ज़रा उसके मशवरे पर अमल करेगा। अब उसने जब मशवरा दिया है तो उसने ये भी तो पूछना है कि भाई क्या मैंने जो आपको गाइड किया था वो वो रास्ते वो आपके लिए काम कर रही है ऑप्शन के नहीं कर रही, वो जो हमने सजेशन की थी या जिस नतीजे पर हम पहुंचे थे या जिस तरह मैंने आपको गाइड किया था, क्या वो चीज़ वैसे वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, या आपके टारगेट्स आपको अचीव हो रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इस अमल को जानने के लिए, उसकी वैल्यूएशन करने के लिए क्या करेगा, उसका फॉलोअप करेगा। वो उससे पूछेगा कि भाई कैसा जा रहा है, जिस तरह जो प्लान या रोड मैप हमने बनाया था क्या आप उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो इस अमल को क्या कहा जाता है, फॉलोअप कहा जाता है। करिकुलम मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर प्रोवाइडेड इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। इससे पहले हम इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम की पढ़ी है, वो मारिया किया, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े ना फ़र्क आपने रिमाइंड करने हैं। लेकिन यहाँ पे स्कूल है, इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरमेंट गोल, जो गोल्स आपने पहले से तय कर लिए हैं उनको अचीव करना है। तो ये आपने ज़रा याद करना है कि इनसाइड आउटसाइड स्कूल वाली जो डेफिनेशन है वो टेलर की। 45 है जनरल वांट्स आर डिज़ायर्स विच वी आर ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर आर कॉल्ड। हमारी जनरल चीज़ वो होती है जो सब पे लागू हो, जो अमूमी हो, यानी अमूमी चीज़ होती वही है जो सब के लिए हो, अवाम जिसे हम कहते हैं, आम अवाम सब पे। तो जनरल वांट्स क्या होती हैं, विच आर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा होती हैं, वो सबके लिए कॉमन होती हैं। वो हमारी क्या है, जिस तरह हमें सबको भूख लगती है, हम सब सांस लेते हैं, हम सबको नींद भी आएगी, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें टेम्परेचर एक नॉर्मल बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हमें कॉमन है। तो ये तमाम तर चीज़ें क्या कहलाती हैं, ड्राइव्स कहलाती हैं। याद रखें मोटिव्स और ड्राइव में मैं आपको बता दूं फ़र्क। ड्राइव्स हमेशा इंटरनल इन नेचर होती है, ये हमारे अंदरूनी मामला है, जिस तरह सांस है, जिस तरह हमारी नींद है, जिस तरह हमारी भूख है, तो ये ड्राइव्स है। मोटिव्स हमेशा एक्सटर्नल इन नेचर होते हैं, ये इन्वायरमेंटल होते हैं। इनका तो लोग दूसरी अशिया के साथ, दूसरे लोगों के साथ या इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ होता है। हैबिट्स हमारी चॉइसेस हैं जो रूटीन वर्क्स हैं। इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, इंस्टिंक्ट्स ये होते हैं, इसको उर्दू में जिबिलत कहते हैं। हमारी हमारी नहीं बल्कि हर स्पीशीज़ की ये कुदरती सलाहियत जो कुदरत ने पहले ही पैदाइशी तौर पर उनको माला माल कर दिया होता है, वो इंस्टिंक्ट कहलाते हैं। और ये कभी भी लर्न नहीं करने पड़ते, ये कभी भी सीखने नहीं पड़ते, मिसाल के तौर पर। और ये हर स्पीशीज़ में अपने अपने इंस्टिंक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर बत्तख तैरना जानती है, उसके लिए उसको कोई ट्यूशन नहीं पढ़नी पड़ती, उसके इंस्टिंक्ट में शामिल है। चिड़िया घोंसला बना लेती है, तो उसके लिए उसने कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की होती, वो फितरत ने उसको पैदाइशी तौर पर ये फ़न दे दिए। चूहा या सांप बल बनाना जानते हैं, वो इंस्टिंक्ट में शामिल है। कोई उड़ सकता है, कोई कुछ कर सकता है, तो वट एवर तमाम तर स्पीशीज़ में कुदरत ने जो उनको एक सिफ्त अता कर दिया है और उससे माला माल कर दिया, वो इंस्टिंक्ट या जिबिलत कहलाती है। ये इनबिल्ट होती है, पैदाइशी होती है, और इनकी लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती। When data is collected from all the members of population, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, देखें वैसे तो हम डाटा जो है वो सैंपल से लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात रिसर्च की नेचर ऐसी होती है कि सैंपल ही छोटा होता है, यानी कि पॉपुलेशन पूरी पॉपुलेशन से मुराद ये नहीं है कि पूरी दुनिया से या पूरे बंदों से डाटा, ऐसा नहीं है। आपने रिसर्च करनी है, फ़र्ज़ करें कि पंजाब के जो CEO एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ठीक है, उनसे आपने उनके
बारे में आपकी रिसर्च है, तो जितने ज़िले हैं उतने CEO जोन है, तो टोटल मिल मिला के कुछ 36 बन जाएंगे या 38 बन जाएंगे, जितने भी ज़िले हैं, तो उनसे तो आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरी पॉपुलेशन से आप कर रहे हैं, तो ये ऐसी स्टडी जिसमें सारी वो पॉपुलेशन शामिल हो जाए, तो इसको सेंसस स्टडी कहा जाता है। जिसको सेंसस, जिसे मरदमशुमारी जिस टर्म, यानी कि सबको आपने शामिल कर लिया, पॉपुलेशन में मौजूद जितने लोग हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। तो बाज़ बात ये रिसर्च की नेचर ऐसी होती है कि वो आपके तमाम तर मेंबर्स जो हैं वो पॉपुलेशन जो है वो सैंपल का हिस्सा बन सकती है। theories in which efforts have been made to identify the personal qualities of an effective leader are known। ये पिछले पेपर में हमने पढ़ा था, उसकी स्टेटमेंट ज़रा डिफरेंट थी कि किसी शख्स की ऐसी औसाफ जो वो डिस्प्ले करके लीडर बन सकता है, वो उसके ट्रेड्स कहलाते हैं। ट्रेड्स में किसी की इंटेलिजेंस आ सकती है, किसी की कम्युनिकेशन पावर आ सकती है, किसी की कोई शख्सियत आ सकती है, ठीक है, बहुत सारे स्किल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उस वक्त वो खसूसियत जिसमें पाई जाती है, जिसकी बुनियाद, जिसकी ज़रूरत है, वो जो जो भी डिस्प्ले करेगा, वो खसूसियत का होना उसको उस वक्त जो है वो क्या बना देता है, लीडर बना देता है। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक विच इज़ स्किल ओरिएंटेड। माइक्रो टीचिंग याद करें, एक टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक है, जी आपने याद रखना है, जिसमें टीचर्स को ये पढ़ाया जाता है कि आपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, और फिर एक एक स्किल सिखाई जाती है। एक स्किल से मुराद यही है, कल भी हमने इस पर बात की थी। फ़र्ज़ करें आपने होमवर्क कैसे करना है, जी एक स्किल। आपने राइटिंग कैसे करनी है, जी एक स्किल है, ठीक है। एक एक स्किल पे आपने काम करना होता है, जस्ट वन स्किल पे, जिसमें बच्चों को क्लैरिटी होती है, टीचर को भी क्लैरिटी होती है, और वो उसी बुनियाद पर उनको एवेलुएट करता है, स्किल बेस्ड। परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जब भी डिफ़िकल्टीज़ या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, मेडिकल असिस्टेंस की बात आ जाए, कल भी हमने इस पर बात की थी, तो ऐसी असेसमेंट को डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं, तशखीसी असेसमेंट, जिसमें आप ये देखते हैं कि क्या लर्निंग के दौरान, इंस्ट्रक्शन के दौरान बच्चे को कोई इशू तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आप जो मसला उसको हो और आपको पता ही ना हो, और आप इंस्ट्रक्शन कन्वे करते जाएं, बाद में पता चले आपको कि बच्चा तो फेल हो गया है, तो उसकी तशखीस पहले करनी पड़ती, ताकि क्या, हाँ, बाद का ये भी हो सकता है कि आप पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो आपको पता चला इसके साथ मसला है, तो ये कभी भी डायग्नोज हो सकती है। खैर, लेकिन जो भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका ताल्लुक किसके साथ होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के साथ होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन इन कैरेक्टर फॉर्मेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का सबसे बड़ा मकसद जो है वो क्या है, किरदार साजी। तो ये सोक्रेटिस की ही डेफिनेशन है, या उसकी सेंग है। सोक्रेटिस जो थे वो प्लेटो के क्या थे, टीचर थे, ठीक हो गया। और वो मोरालिटी पे, वो कंडक्ट पे और वो करेक्टर पे बात करते थे, ठीक है। मोरालिटी हो गया, कंडक्ट हो गया, तर्ज अमल हमारा, या करेक्टर हो गया, ये जितनी भी ऐसी डेफिनेशंस हैं उनका तल्लुक जो है वो सोक्रेटिस से होता है। द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, हाँ जी, पॉपुलेशन की जो स्टेटिस्टिकल स्टडी है उसको डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी में आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है मिसाल के तौर पर अर्बन कितने हैं, रूरल कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, इस किस्म की इंफॉर्मेशन को डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कहा जाता है। द स्कीम ऑफ पायलट स्कूल, पायलट स्कूल की स्कीम जो है वो किस पॉलिसी में तजवीज़ की गई, दैट वाज 1959, तो ये आपने याद रखना है। फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया यानी कि बैठने की जगह, फर्श, पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट पर एट सेकेंडरी लेवल। इससे पहले हम एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल पे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि एलिमेंट्री लेवल पर 0.60 होता है। सेकेंडरी लेवल पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है, तो 1 स्क्वायर मीटर होता है। और हायर सेकेंडरी पर और बड़े हो जाते हैं तो 1.2 स्क्वायर मीटर होता है। तो ये तीनों आपने याद रखनी है, बहुत अहम सवाल है क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से। सुपरविजन इज कॉन्टैक्ट बिटवीन सुपरवाइज़र एंड द टीचर। वो सुपरवाइज़र कोई भी हो सकता है, बेशक आपका हेड हो, जो भी हो, आपके हायर अथॉरिटीज़ हो, और टीचर, तो ये उनका मामला है। स्टाफ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, यानी कि आप जिसको कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ज़रिए या ट्रेनिंग्स के ज़रिए आप स्टाफ को क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं, उनकी नॉलेज या स्किल्स पर काम कराते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टाफ डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेनिंग कराना उनकी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको TQMB कहा जाता है। बाद ये सवाल आ जाता है कि TQM स्टैंड्स फॉर
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन प्लानिंग मीन्स, प्लानिंग में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से क्या मुराद है कि टोटल मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से ये मुराद होता है कि डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स जब आप कंसीडर करते हैं कि कोई इदारा, कोई फर्म, कोई इंडस्ट्री जो है वो कितनी अच्छी है, तो आप उसके डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाते हैं और उन तमाम इंडिकेटर्स को कंपेयर करते हैं, उनकी क्वालिटी को चेक करते हैं, टोटलिटी को चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक इदारा देखने जाते हैं या आप अपने बच्चे को एडमिट कराने जाते हैं किसी स्कूल में, तो आप क्या देखते हैं कि इसकी बिल्डिंग कैसी है, तो ये सिर्फ एक इंडिकेटर है। आप उसके स्टाफ को देखेंगे, ये उसका एक दूसरा इंडिकेटर हो गया। आप उनके प्रीवियस रिजल्ट्स को देख सकते हैं, ये तीसरा इंडिकेटर हो गया। आप उसके करिकुलम को देख सकते हैं, ये चौथा एक इंडिकेटर हो गया। आप उनकी स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, ये पाँचवें इंडिकेटर हो गया। आप उनके मैनेजमेंट स्टाइल को देख सकते हैं, आप उनके मिशन को देख सकते हैं। तो तमाम तर चीज़ों को देख कर आप फैसला करते हैं। इसको कहते हैं टोटल क्वालिटी, टोटल मैनेजमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM कहा जाता है। ठीक है, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं आप उन तमाम को सामने रखकर कोई ना कोई फैसला करते हैं। ठीक है, तो इसको TQM कहा जाता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1955 से 60 के दरमियान जो है वो पेश किया गया था। टीचर एफिशिएंसी विल इंक्रीज मोर, उस्ताद की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कब? इफ़ ही इज़ एबल टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर उसको प्रोजेक्टर चलाना आते हैं, कंप्यूटर चलाना आते हैं, स्लाइड्स बनाना आती हैं, डिफरेंट अदर टेक्निकल वर्क करना आता है, तो उससे उसी की एफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगी। माइनर पेनल्टी, छोटी सज़ा इम्पोज्ड जो दी जाती है ऑन इल डिसिप्लिन एम्प्लॉय, किसी ऐसे एम्प्लॉय को जिसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, तो जो छोटी सज़ा पीड एक्ट की बात हो रही है, पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, पीड एक्ट की बात हो रही है कि अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको छोटी सज़ा जो पेश की जा सकती है वो कौन सी है? छोटी सज़ा है सेंश्योर, यानी कि उसकी सरजनिश की जाती है। कोई टीचर उसको बुला सकते हैं, सॉरी उनके हेड टीचर बुला सकते हैं, या उनको जो है वो हायर अथॉरिटीज़ बुला सकती हैं, या इंक्वायरी में उनकी जो है वो थोड़ी सी सरजनिश कर दी जाती है। ठीक है, थोड़ी सी 2-4 बातें सुना दी जाती है। तो ये माइनर पेनल्टीज़ में आते हैं। बाकी सारी जो है वो मेजर पेनल्टीज़ हैं। ठीक है, 3 किस्म की पेनल्टीज़ पीड एक्ट में मेंशन है, मेजर, माइनर और आफ्टर द रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर जो है वो 61, when a teacher teaches a class it means that he is implementing the curriculum। देखिए, जब टीचर ना डेवलप कर रहा होता है, ना इनोवेट कर रहा होता है, ना चेंज, ये स्पेशलिस्ट काम करते हैं। ठीक है, करिकुलम डेवलपर्स ये करते हैं। टीचर, याद रखें, करिकुलम के प्रोसेस में जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो टीचर करता है। करिकुलम टीचर की इन्वॉल्वमेंट होती है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में होती है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करना, उसको बच्चों को पढ़ाना जो है, इसको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम कहा जाता है। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपैरिजन जो होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स, बच्चों का, तमाम बच्चों का आपस में कंपैरिजन होता है। ठीक है, कि किसके पहले नंबर आया, किसका दूसरा नंबर आया, किसका तीसरा। इसके लिए जो रैंकिंग सिस्टम होता है इसको हम परसेंटाइल कहते हैं, याद रखिएगा। रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप, परसेंटाइल से मुराद ये होता है, ये आपने याद रखना है कि रिलेटिव स्टैंडिंग इन द क्लास, इन द ग्रुप, कि एक ग्रुप में एक दैट पर्टिकुलर पर्सन का कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उससे कितने लोग आगे हैं, कितने उससे पीछे हैं। ठीक है, इसको परसेंटाइल कहते हैं, जो कि NRT यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में इस्तेमाल होता है। करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरियर, जिसका मतलब क्या है? रनवे। आपने पीछे भी पढ़ा है, पाथ। एक ही बात है, एक चीज़ आती है तो आपने लिख देना। द ओवरऑल पर्पस ऑफ अ सब्जेक्ट फॉर टीचिंग आर रेफर्ड एज, सब्जेक्ट के लेवल्स पर हमेशा गोल्स होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के लेवल पर या स्कूल के लेवल पर जो है हमेशा गोल होते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, उनका ताल्लुक गोल्स के साथ होता है। एम्स का ताल्लुक अपनी नेशनल इंटेंशंस के साथ होता है। ठीक है, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक जो होता है वो हमारे किसके साथ होता है? उस दिन जब हमने जो चीज़ पढ़ानी है, क्लासरूम में जो टॉपिक एक दिन में पढ़ाना है, उससे होता है। ठीक है, ऑल टीचर्स आर इन्वॉल्व इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एट द लेवल ऑफ, टीचर्स इम्प्लीमेंट जब पढ़ाते हैं, ऊपर हमने पढ़ा है, टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है क्लासरूम में? क्या कर रहा होता है? वो क्या कर रहा होता है? करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है क्लासरूम में। ठीक है, तो वो कहाँ पढ़ा रहा होता है? वो क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन का अमल जो वो किधर वकूफ़ पज़ीर होता है? वो क्लासरूम में ही वकूफ़ पज़ीर होता है।
इन वट सिचुएशन टीचर एंड स्टूडेंट्स शेयर एंड एक्सचेंज देयर आइडियाज़ ऑन अ टॉपिक। कौन सी ऐसी सूरत हाल है जब बच्चे टीचर्स आपस में ख्यालात का तबादला करते हैं, तो इस अमल को डिस्कशन कहा जाता है। सोफिया, सोफिया कहाँ से आई है जी? सोफिया आई है फिला एंड सोफिया। फिला मीन लव एंड सोफिया मीन विजडम। ये बात का लोगों को मिक्स भी हो जाता है, तो ये ज़रा जहन में रखिएगा कि फिला का मतलब लव है, सोफिया का मतलब विजडम है। तो ये बात का आम और सादा चीज़ें ना उस वक्त जो है फैसला साजी में बड़ा मुश्किल दरपेश आती है। तो ये चीज़ें ज़रा क्लियर रखिएगा प्लीज़। 5000 मास्क स्कूल विल बी ओपन। तो ये मास्क स्कूल जो है, ये ज़ियाउल हक की जो पॉलिसी थी 1979 में, ये इनिशिएटिव जितने भी मस्जिद मकतब स्कीम हो गई, मॉस्क स्कूल हो गए, ठीक है, मकतब स्कूल्स हो गए, ये उस वक्त इस्लामाइजेशन का जो भी कॉन्सेप्ट था, ये ज़ियाउल हक की 1979 की पॉलिसी का हिस्सा था। एजुकेशन रेफर्स टू डिस्कवर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस विच गवर्न द ह्यूमन कंडक्ट। ये मैं पहले भी आपसे गुजारिश करता हूँ, ह्यूमन कंडक्ट की बात हो, कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात हो, ये सारी जो सेंग्स हैं वो किसके हैं? सोक्रेटिस की हैं। ये उनके कीवर्ड्स मैंने आपको बताया। ह्यूमन कंडक्ट की बात करते हैं या कैरेक्टर फॉर्मेशन, किरदार साजी की बात करते हैं, तो ये सोक्रेटिस है। ये आपने याद करनी है इस तरह रिलेट करके। द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग पीपल इन नॉलेज, स्किल्स, माइंड, कैरेक्टर इन सर्टिफाइड प्रोग्राम। सर्टिफाइड का मतलब ये है आपने बच्चों को सिखाना है, नॉलेज स्किल्स देने हैं, लेकिन सर्टिफाइड वे में। साफ ज़रा आपने उनको एक अरसा, उसको जगह, करिकुलम, लोगों का तयन, टीचर्स का तयन, क्लासरूम और पढ़ाना है, इवेलुएट करना है, और उनको जजमेंट दे के सर्टिफिकेट भी देना है। तो ये ऐसी एजुकेशन जो वो क्या कहलाती है? फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है, जिसमें तमाम तरह कवायद ज़वाबित के पाबंद होते हैं, और उसके तहत जो है वो एजुकेशन जो है, हमारा जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कॉलेज हो गए, वो फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि उसके बाद हमें सनत मिलता है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच कॉम्पिटेंट पर्सनल्स आर टेकन इन आर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेंट, बड़े काबिल बंदों की तलाश है, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को पूरा करने के लिए, तो उस प्रोसेस के लिए उन कॉम्पिटेंट लोगों को किस प्रोसेस के जरिए इकट्ठा करेंगे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके लिए उस अमल का नाम है उसको भर्ती करना। ठीक हो गया? तो इस अमल का नाम है रिक्रूटमेंट करना। किस तरह फर्ज कर एजुकेशन डिपार्टमेंट को टीचर्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो क्या करेगा? एक टेस्ट रख देगा, एक इंटरव्यू रख देगा, तो इस तरह वो जो है वो कॉम्पिटेंट लोग जो है रिक्रूट हो जाएंगे। इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बाद का शॉर्ट फॉर्म में HRM भी लिखा जाता है, ठीक है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स में स्टाफ हो गए, हेड्स हो गए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो गए, जितने भी इंसान किसी चीज़ में ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। इस तरह बाकी चीज़ें मटेरियल रिसोर्स, इस तरह बाकी भी और इंफॉर्मेशनल जो है वो, ये ICT जो है, ICT के रिसोर्स भी होते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो उनमें एक है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लीडर इंटरपर्सनल रोल परफॉर्म करता है। इंटरपर्सनल से मुराद क्या है? इंटरपर्सनल से मुराद ये देखिए, इंटरपर्सनल से लोगों के माबैन जो बात ही लोगों की हो रही है, ठीक है, तो वो लोगों के पर्सन से टू पर्सन कनेक्ट करता है, ठीक है। अपने एक बंदा जो लीडर है वो अपने मातात से लेकर अपने वो जिसके मातात है उसके दरमियान जो एक मीडियम का किरदार अदा करता है, इंटरपर्सनल रोल प्ले करता है। मिन्सबर्ग मॉडल में भी ये चीज़ें मेंशन है, अगर आपने मिन्सबर्ग मॉडल पढ़ा हो तो उसमें ये चीज़ें हेड्स के रोल मेंशन है। खैर, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द पार्टिसिपेंट्स एग्जामिन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली। जब भी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बात हो रही हो, जब भी क्लासरूम के पर्सपेक्टिव में बात हो रही हो, तो एक ही टाइप ऑफ रिसर्च है जो सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम या एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में की जाती है, वो एक्शन रिसर्च कहलाती है, जिसको क्लासरूम अप्रोच कहा जाता है या एजुकेशनल अप्रोच कहा जाता है, ठीक है। तो ऊपर आप देखें, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द पार्टिसिपेंट एग्जामिन देयर ओन एजुकेशनल प्रैक्टिस। वो क्या सीख रहे हैं? तो ऐसी क्लासरूम लर्निंग या पढ़ने पढ़ाने से जो एजुकेशनल रिसर्च जो मतलब है, वो उन तमाम को एक्शन रिसर्च जो है वो डील करती है। असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन क्वांटिटेटिव टर्म। सबसे अहम लफ्ज़ क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मकदारी पहलू, इसको कहते हैं पैमाइश करना, यानी कि मेजरमेंट करना। आपने बच्चों को नंबर दे दिया, मार्क्स दे दिए, ठीक है, 50/70, 85/100 वगैरह वगैरह, तो दिस इज कॉल्ड क्वान्टिफाइंग मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ आइटम ईजीएस्ट टू स्कोर, ट्रू अल्फाज। अब देखिए,
ये ट्रू एंड फॉल्स को सबसे ज़्यादा आसान जो है वो ट्रू एंड फॉल्स, हालांकि आगे दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस आइटम, मैचिंग कॉलम, कंप्लीशन है सारे ऑब्जेक्टिव, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स क्यों, वाई? इसलिए देखिए कंप्लीशन आइटम में यानी कि आपने सवाल अपने तरफ से सोच के लिखना है, वो थोड़ा सा फिर भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि हो सकता है वो सामने नहीं है आपके, उसको रिकॉल करना पड़ेगा, तो वो हो सकता है किसी को याद आए किसी को नहीं भी आ सकता। मैचिंग में आपने एक तरफ 10 आइटम है दूसरी तरफ 10 आइटम है, मैच करना है, या 11 भी हो सकते हैं बातों पर, तो हर एक के लिए पहले के लिए आपने 11 ऑप्शन मौजूद हैं, दूसरे के लिए फिर 10 मौजूद हैं, तीसरे के लिए 8, तो बहुत बड़ी यानी कि स्ट्रेंथ है, उनमें से चूज़ करना है। मल्टीपल चॉइस में आपको 4 में से एक चूज़ करना होता है, तो हर तीनों बाकी तीनों कैटेगरी में प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा है, जबकि ट्रू एंड फॉल्स में आपने 2 में से इंतखाब करना है, तो 2 में से इंतखाब करना आसान होता है, तो 2 में से इंतखाब करना या ट्रू है या फॉल्स है, तो ये इसमें सही होने के इम्कान बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने सिर्फ 2 में से इंतखाब करना है, तो जब आपने 2 से इंतखाब करना है तो आपके तुक्का लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए सबसे इजीएस्ट स्कोर आइटम जो होते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स होता है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग बहुत ज़्यादा है, सही हो सकती है। द फोकस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है इट इज़ ऑन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डील करती है कि इसमें क्या क्या डिफाइन किया जाता है कि हमारे जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं, साइकोमोटर कौन 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 से हो सकते हैं, या इफेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, और उनको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। द लीडरशिप ग्रांट्स कंप्लीट फ्रीडम टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट फ्रीडम का मतलब यह है आप कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा सिस्टम जो है वो लेजिस्फेयर कहलाता है जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, कंप्लीट फ्रीडम होती है। करिकुलम प्लान शुड नेवर बी कंसीडर्ड अ फिनिश्ड प्रोडक्ट और फाइनल, याद रखें करिकुलम हमेशा एक डायनामिक अप्रोच है, ये कभी भी स्टेटिक यानी कि हतमी नहीं होती, ये फाइनल नहीं होती, ये हमेशा ट्रेंड्स आते रहते हैं, नीड्स पैदा होती रहती हैं, उन सिचुएशंस को एनालाइज करके दोबारा बार बार इनको रिव्यू करके नया करिकुलम ऐड करना पड़ता है, तो ये कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता, ये हमेशा प्रोसेस में रहता है, ये हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है, ये हमेशा चेंजिंग होता है, डाइवर्स होता है और डायनेमिक होता है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सिस्टम इज, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को थर्ड पार्टी इवेल्यूशन भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप बच्चे से टेस्ट ले लेते हैं क्लास में, ये आपने लिया टीचर भी टेस्ट, लेकिन एक टेस्ट बोर्ड लेता है, एक टेस्ट कोई एनजीओ ले सकती है, कोई पैक का इदारा ले लेता है, थर्ड पार्टी है, तो इससे फिर पेपर भी उन्होंने बनाना है, इवेलुएट भी उन्होंने करना है, रिजल्ट्स भी उन्होंने देने हैं, तो इससे क्या होता है ट्रांसपेरेंसी इन मार्किंग इन सीन, शफाफियत होती है कि किसी ऑब्जेक्टिव बंदे ने किसी तीसरे बंदे ने जो है इसको इवेलुएट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज सिलेक्शन टाइप ऑफ टेस्ट, सिलेक्शन टाइप टेस्ट। अब देखिए शॉर्ट आंसर में आपने क्या लिखने होते हैं, शॉर्ट आंसर, कंप्लीशन में आपने खाली जगह पूरा कर दिया, मैचिंग आइटम में आपने क्या करना होता है, दिए गए 4 ऑप्शन में से आपने जवाब देना होता है, लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में जितने भी, सिर्फ आप मैचिंग पे नहीं जा सकते, मैचिंग मैचिंग से बनाते कॉलम मैचिंग, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स वो तमाम, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो मैचिंग आइटम हो, चाहे बाकी जितने भी तरीके हों, वो तमाम तरीके जिनमें आपने दिए गए जवाबात में सही जवाब सेलेक्ट करना है, यानी कि आप अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते बल्कि जवाबात दिए गए उन्हीं में से इंतखाब करना है, उनको रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो वो तमाम क्या कहलाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहलाता है, सिलेक्शन टाइप टेस्ट, कि आपने अपनी तरफ से जवाब नहीं देना बल्कि आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, आप पाबंद हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई जवाब देंगे, तो दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड। जिस तरह क्वेश्चनर में हम करते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स बना देते हैं, ठीक है, कि कोई की क्या पसंद करता है, फारिग वक्त में कोई क्या करता है, फलां फलां फलां, तो 3-4 ऑप्शन दे दिए, तो अगर ऑप्शन दिए हैं तो उन्हीं में से वो चूज़ करता है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स हो जाएगा। इन पोस्ट कॉर्प आर स्टैंड्स फॉर, पोस्ट कॉर्प में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, तो आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग से मुराद ये होता है कि रिपोर्टिंग मीन कम्युनिकेशन, आप क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लिखते हैं, लिखते इसलिए ताकि हो सकता है आपको कल अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कन्वे करना पड़े, ठीक है, तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए आप उसको दर्ज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। माइक्रो टीचिंग इज़ यूज्ड टू ट्रेन टीचर्स, जी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि माइक्रो टीचिंग जो टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक है, जिसमें टीचर्स को ट्रेन किया जाता है और ये स्किल ओरिएंटेड है, एक एक स्किल पे बात की जाती है।
WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत अहम सवाल है, अक्सर पेपर में ये आ जाता है। टू अडॉप्ट द मॉडर्न ट्रेंड इन टीचिंग, प्रोफेशनल टीचर मस्ट बी रिसर्चर। मॉडर्न ट्रेंड अपनाने के लिए टीचर को रिसर्चर और उसको तहकीक और जस्तजू के अमल में गुजरना चाहिए कि नया नया क्या आ रहा है, क्या चेंजेस हो रही है, क्या इनोवेशन हो रहे हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या लोगों ने किस किस्म के मकाले तहरीर हो रहे हैं, कौन कौन सी जो है वो ट्रेंड्स जन्म ले रहे हैं, ठीक है। तो ही मस्ट बी अ रिसर्चर। सोशल रिफॉर्म्स, समाजी इस्लाहात, शाह वलीउल्लाह जो है उसके जो है हामी थे। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड वर्क इज़ प्रिवेंटेड इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फंक्शन ऑफ बजटिंग। बजटिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको अच्छी तरह एलोकेट करना है, चाहे वो टाइम है, ह्यूमन है, मटेरियल है, फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपने उसको अच्छी तरह तकसीम करना है, अप्रोप्रिएट वे में तकसीम करता है। तो ये बजटिंग में फ़ाल करता है कि चाहे आप बेनिफिट ले रहे हैं या रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बजटिंग में फ़ाल करता है। थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेसेस एन इंडिविजुअल इज स्टिमुलेटेड टू थिंक, टू अप्रिशिएट एंड टू एक्ट। ये हमने कल भी पढ़ा था। एजुकेशन प्रोसेस के ज़रिए हम बच्चे को या लर्नर को मोटिवेट कर रहे होते हैं क्या कि वो कैसे सोचे, चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखे और फिर उनको अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाने कि एक्ट करे, परफॉर्म करे, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रॉपर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या जो फॉलो किया जाता है दैट इज़ टू एक्ट। माइक्रो टीचिंग इज़ अ फ्लेक्सिबल टूल विच इज़ यूज टू रिफाइन टीचिंग स्किल्स। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये स्किल्स ओरिएंटेड टेक्निक है, ठीक है। तो ये स्किल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स सजेस्टेड है कि आप ये स्किल एक एक करके कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। 89 सवाल है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इन क्लासरूम। इस अमल को इवेलुएशन कहा जाता है। जब आप क्या करते हैं, ये एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, मेजरमेंट एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है, बटा अल्फाज आदाद व शुमार में आप देते, जबकि जजमेंट एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। और क्वालिटेटिव जब भी अप्रोच क्वालिटेटिव होते हैं आप वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, पास, फेल, गुड, वेल डन, सुपर्ब, एक्सीलेंट, ठीक है, प्रोमोटेड, ये इवेलुएशन कहलाती है। बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड स्टेटस आर क्लासिफाइड एज मोटिव्स। पहले पिछले मैंने सवाल में आपको ड्राइव्स के बारे में बताया था, ठीक है। मोटिव्स क्या होते हैं मैंने गुजारिश की थी कि मोटिव्स जो है एक्सटर्नल इन नेचर होते हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंटल इन नेचर होते हैं। बिलोंगिंग, किसी से हमारा ताल्लुक़ है, अफेक्शन है, किसी से मोहब्बत है, एंड स्टेटस, स्टेटस भी किसी के लिए या किसी के अगेंस्ट होता है, ठीक है, उसके लिए साफ ज़रा किसी दूसरों का होना ज़रूरी है। तो तमाम तर चीज़ें एक्सटर्नल इन नेचर है। सो दिस इज रिलेटेड टू द मोटिव्स विच कम थर्ड इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्लासिफिकेशन। हाँ जी, मैस्लो की हायरार्की में 5 स्टेजेस हैं। पहली क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग तीसरे नंबर पर आ गई, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, लव आती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद माइंड। कॉग्निटिव का तो लोग माइंड के साथ होता है, अफेक्टिव का दिल के साथ होता है, हार्ट के साथ, जबकि साइकोमोटर का हैंड यानी कि हमारी बॉडी मूवमेंट के साथ होता है। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड में बच्चे खामोशी से सुनते रहते हैं, टीचर एक्टिव होता है। CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, बहुत मशहूर और मरूफ सवाल है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ऑल फॉर्म्स ऑफ पे अलाउंसेज एंड रिवार्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तमाम तरह जो भी हमें पे स्लिप में मिल रहे होते हैं हम उनको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, अलाउंसेस कहते हैं। डिफरेंट मद में जो हमारी पे तश्कील कर रहे होते हैं वो अलाउंसेस ही कहलाते हैं। रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। रिसर्च याद रखें हमेशा शुरू प्रॉब्लम से होती है। पहले आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं और फिर तमाम तर तहकीक उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में होती है कि ये प्रॉब्लम है तो आप उसके नतीजे पर पहुँचते हैं। डिफरेंट फिर उसके जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली आप उसके बारे में वो जो प्रॉब्लम आप तय करते हैं उसी के बारे में फिर आप एक फाइनली सोल्यूशन भी देते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, या आप किस नतीजे पर पहुँचे। नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेस्ट रिजल्ट्स आर डायरेक्टेड प्राइमरली टू द पर्पज ऑफ। जब भी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है तो इंडिविजुअल्स का आपस में मुकाबला होता है। डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग इंडिविजुअल्स, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको बच्चों की रैंकिंग सिस्टम के लिए, ऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि पहले कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। तो ये रैंक करता है, ये ऑर्डर देता है, ठीक है। तो तमाम बच्चों का अलग अलग सबसे मुकाबला होता है और इसके लिए जो स्केल यूज़ होता है उसको हम परसेंटाइल कहते हैं। मीडियन ऑफ दिस नंबर 1624543, मीडियन किसे कहते हैं, मीडियन कहते हैं मिडल वैल्यू। अब देखिए मीडियन कैलकुलेट कैसे करते हैं। मीडियन जब भी कैलकुलेट करना हो, मिडल वैल्यू जिसे कहते हैं कि डाटा में मिडल वैल्यू कौन सी है,
तो सबसे पहले आपने डाटा को सीक्वेंस में लाना होता है, ये याद रखें आप। उस पर थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा, यानी कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में तरतीब दे देंगे। अब जब तरतीब दे देंगे तो दो मुमकिनात हैं, या तो वो डाटा क्या होगा, ऑड होगा, यानी कि ताक होगा। जब ताक होगा तो आपको सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने में आसानी है कि आधे तादाद उधर होगी आधी उधर होगी, सेंटर में जो भी अदद आएगा वो मीडियन होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई इवन होते हैं, जुफ्त होते हैं, तो सेंटर में कोई वैल्यू नहीं होती। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, दरमियान वाली दो वैल्यूज़ को आपस में जमा कर लेते हैं, जो भी नई वैल्यू आती है उसको क्या करते हैं फिर दो पर तकसीम, यानी कि उसका मीन निकाल लेते हैं। तो जब दो पर तकसीम करते हो सकता है आपके पास एक नई वैल्यू आ जाए, तो वो फिर न्यू वैल्यू ऑड सॉरी इवन होने की सूरत में एक न्यू वैल्यू आपका क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। जिस तरह गिवन सिचुएशन में 1 2 3 4 5 6, अब ये क्या है, इसको हमने तरतीब दे दिया है, लेकिन ये है क्या, जुफ्त है। तो फिर हम क्या करेंगे, दरमियान में आते हैं 3 और 4, तो दोनों को जमा करके 7 आ जाएगा, तो 2 पर तकसीम करेंगे तो 3 4 5 जवाब आ जाएगा। द हाइपोथेसिस विच स्टेट्स दैट देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जब वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं होता तो इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो या नल हाइपोथेसिस कहते हैं। डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट विच रिस्पोंडेंट आंसर द क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स इन राइटिंग, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जब आप डाटा कलेक्शन करते हैं, जो जिसको हम क्वेश्चनर कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके पास स्टेटमेंट्स इन रिटिंग होती हैं, आप उन स्टेटमेंट्स के बारे में लोगों से उनकी राय पूछते हैं, तो उस डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, क्वेश्चनर कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा सर्विस स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा दूसरा मॉडल पेपर। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको हामी नासिर और जीते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।